मुझे प्लीज़ रिकॉर्ड कर लें क्लास, अब जैसे भी कुछ तो रिकॉर्डिंग होगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो ओके, मैं शेयर कर स्पीड में ही कराऊंगी, डोंट वरी। और आप ना इसको जूम कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। चलो करने लगे। नंबर 1 है डिप्थीरिया टॉक्सिन कॉजेज विच ऑफ द सिंथेसिस। जो आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है उसके 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, ए और बी। जो बी होता है वो तो सिर्फ, लेकिन जो इसका टॉक्सिन का ए होता है ना, वो कैटालिटिक डोमेन होती है। होता है वो जो है ना इसको स्टॉप करता है। जो आपका एंजाइम होता है NAD पॉजिटिव, उसको ये स्टॉप करता है, राइबोसाइलेशन को स्टॉप करता है, सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। ये एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर अगर आपको, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जिनको वो रिलीज करते हैं और फिर इन्फेक्शन होता है तो इसकी डेथ होना ज़रूरी है, फिर जो है ना एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं। बैक्टीरिया जब उसकी डेथ हो जाती है फिर वो रिलीज होते हैं। लेकिन एक्सोटॉक्सिन जो अपने सेल के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स को और फिर रिलीज कर देता है, जिसको एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। 3 एरिथ्रोपोइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन। जैसे आपका एरिथ्रोपोइटिन जो है स्टिमुलेट होता है और एरिथ्रोपोइटिन से आपका एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होता है। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन की ऑफ कोर्स कैल्शियम डिपॉजिट्स कहते हैं उसके। अब 2 टाइप, डिस्ट्रोफिक, ठीक है। डिस्ट्रोफिक का मतलब है कि एक्शन के बाद में जो आपका टिश्यू है जहाँ पे डिपोजिशन हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और मेटास्टेटिक क्या है कि टिश्यू आपका नॉर्मल है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना अब कैल्शियम की प्रोडक्शन हो रही है और फिर वो इतना ज़्यादा है कि वो फिर डिपोजिट ही करेगा। तो जो आपका मेटास्टेटिक है वो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। आपको पता है हाइपरथायरॉयडिज्म ही होता है कि इसने कैल्शियम को और फॉस्फेट को डिक्रीज करना होता है। इसको कहते हैं जो है ना पोटेशियम हार्मोन है। तो मेटास्टेटिक जो है हाइपरथायरॉयडिज्म उसका कॉमन है। और जो आपकी जैसे कि टीबी हो, इंजरी हो, नेक्रोसिस वगैरह हो तो वो आपका कहते हैं। तो फिर वहाँ पे जो डिपोजिशन होती है उसको डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और को जो मेटास्टेटिक उसमें कैल्शियम लेवल आपका इंक्रीज होगा, डिस्ट्रॉफिक में जो है ना वो कैल्शियम लेवल जो है नॉर्मल होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन इन लंबर रीजन, स्टोन एंड PUJ, पेन अराइजिंग फ्रॉम। अब आपको पता है लंबर का जो आपका है, जो आपका वो हाइलम का भी लेवल पूछा होता है उन्होंने किडनी का, तो आप L2 चूज करते हो। तो जो यहाँ पे किडनी के हाइलम से ही आपको पता है कि आपका यूरेटर निकल रहा होता है, तो उसी को कहते हैं पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन, ठीक है। तो वो भी आपका L2 लेवल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एंड इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटर। किसने माइक ऑन किया, कुछ पूछना है? इनिशिएटर इन प्रोसेस द इनिशिएटर वर्क एज, आपको पता है इनिशिएटर सबसे पहले आपका जो है DNA परमानेंट DNA डैमेज करता है, फिर उसकी मेमोरी प्रोड्यूस करता है, फिर आपके प्रमोटर्स आते हैं और फिर जो उसकी क्लोनल प्रोलिफरेशन करवा देते हैं वो, और फिर ये जो आपकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इवेंट ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वेल्व, आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तब जब उसका जो है प्रेशर 80 तक या 80 से अबव हो जाता है तो एक वाल्व खुलता है और एक और जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है और सारा ब्लड जो आपके एओर्टा में चला जाता है। तो एओर्टिक वेल्व की ओपनिंग और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व विल बी सीन ऑन JV फॉर्म एज C wave, कॉन्ट्रैक्शन C wave having RHD and MS on lung heart failure cells are seen, what is information। अच्छा, जो आपका राइट हार्ट फेलियर होता है उसमें आपका जो है ना राइट को पता है आपके सारे सिस्टम से ब्लड आ रहा होता है, तो राइट हार्ट फेलियर होगा, वो पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है वहीं पे स्टोर वेंट्रिकल में ही रह जाएगा, तो फिर उसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आपका सारे वेनस सिस्टम में, ठीक है। तो इसलिए जो ना आपके इसमें हार्ट जो है
वो पूरा बैकफ्लो हो जाएगा और फिर जो आपके सिस्टम्स में, वेन्स में, हर जगह जो है, और फिर उसी बैकफ्लो की वजह से एडिमा आपके टिश्यूज़ में होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका लीवर भी है जो, वो भी इससे अफेक्ट होता है। तो इसमें जो है ना एक लीवर की फिर एक अपीयरेंस आती है। आंसर तो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन है, ठीक है, हार्ट फेलियर सेल्स। अच्छा, तो कोई मुझे की जो अपीयरेंस होती है उसको क्या कहते हैं? रोमैटिक? नहीं नहीं, नटमेग। रोमैटिक, हाँ नटमैग अपीयरेंस होती है ना। यस, नटमैग, जो याद रहेगा, बिल्कुल। नटमैग के पेरेंट्स होते जो है ना आपके क्रॉनिक पैसिव कंजेशन, जिसकी वजह से आपके मिलते हैं आपको उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा। तो आपका जो है आपको पता है उसके पोस्टीरियर साइड पे आपके जो है यूरेटर और इंटरनल आइलिएक दोनों होती हैं, लेकिन आप जो है ना सीक्वेंसेस में यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल आइलिएक। ओवेरियन फोसा का सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? हमने उस दिन कोई और, एनीबडी एल्स? आप लोगों को ये चीज़ें अब आनी ही चाहिए। कितना टाइम रह गया एग्जाम में? ये तो रट्टे वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, जो मैं टेबल्स या ये कहती हूँ, वो आप लोग जो है ना वो देख लिया करें एक दफ़ा। आपके सुपीरियरली डॉक्टर मसूद ने बताया है, बिल्कुल सही बताया, एक्सटर्नल आई एक होती है और इन्फीरियरली आपके ऑब्टूरेटर वेजल्स होती हैं और नर्व होती है, ठीक है, और पोस्टेरियरली इंटरनल आई एक और यूरेटर होती है। अच्छा, डॉक्टर इनसे ने मुझे क्या आप लोगों को असाइनमेंट्स देने का, तो मैं इस तरह के टेबल्स दूंगी ताकि वो पढ़ के और फिर बाकी भी एक नज़र मार लें, तो आपकी रिविजन्स होती रहेंगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड। अच्छा, आपको पता है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। हाँ जी, ये बार बार ये पूछते हैं, तो इन्फीरियर, a child previously be comes along with noisy uh, कहाँ चला गया? अच्छा, along with noisy breathing and difficulty in swallowing, now diagnosed as retropharyngeal abscess, which structure it will invade first। तो आपका जो रेट्रोफ्रेंजियल एक्सेस होती है ना, वो आपकी पैरावर्टिबल फेशिया में जाती है, ठीक है, जो आपकी ये पोस्ट उस साड़ी को जो है ना उसका फ्लोर भी आपको पैरावर्टिबल फेशिया बना रहा होता है। तो आपकी जो रेट्रोफ्रेंजियल है ये जो है पैरा प्रीवर्टिब्रल में जाती है, ठीक है, प्रीवर्टिब्रल में। अच्छा, अब फेशियाज के कुछ दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छा पोस्टीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को तो फ्लोर को प्रीवर्टिबल बनाती है, ठीक है। जो आपका थायराइड है वो किस फेशिया में इनक्लोज्ड होता है? प्रीट्रैकिया। प्रीट्रैकिया। ठीक है, लिखो सारे लिखो। ठीक है, और जो ये आपका प्रीवर्टिब्रल फेशिया है, ये किस मीडियल स्टाइनम में जो है ड्रेन करता है? प्रीवर्टिब्रल। सुपीरियर। सुपीरियर। यस। अच्छा, इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, जो आपके वर्टिब्रास हैं वो आपके सुपीरियरली पड़ी हुई है ना, वहाँ से सुपीरियर ब्रास पड़ी हुई है, तो वहाँ से आपका जो सुपीरियर मेडिस है, और जो आपकी प्री ट्रेकिया ट्रेकिया आपकी एंटीरियरली और थोड़ा सा नीचे है, तो और एंटीरियरली है, तो इसलिए आपका प्री ट्रेकियल जो जाता है वो एंटीरियर मीडियस स्टेनम में जाता है, ठीक है। वर्टिब्रास आपकी पीछे पड़ी हुई है और थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो जाती है ना, ट्रेकिया से तो ऊपर ही पड़ी हुई है ना, वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो प्री वर्टिब्रल है वो आपकी सुपीरियर मीडियस स्टेनम में जाती हैं, और जो आपकी है ये प्री ट्रेकियल, ये आपकी ट्रेकिया आपका एंटीरियरली पड़ी हुई है, तो वो एंटीरियर मीडियस स्टेनम में, ठीक है, इस तरह याद रहेगी। 13 है, द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू एस्केट कंसंट्रेट इज इफ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मेडुला डिक्रीजेज। जब आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज जो है ये एक कॉज होती है डिक्रीज जीएफआर के। जीएफआर डिक्रीज होगा, मैकुलर डेंसर सोडियम डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो जो है वो रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए सारा वो कंपनसे वो स्टार्ट हो जाते हैं प्रोसेस, तो जो है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे ताकि मोर ज़्यादा ज़्यादा वाटर जो आप रिटेन कर सकें। जो आपके जस्ट ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स और या जो ये मल्टीप्लायर और काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है, इनका काम ही जो ना कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। कम ब्लड है, कम जीएफआर है, तो हमने तो फिर जो है कम ही जो है वाटर स्क्रीन
रिलेटेड होगा यूरिन। 14 है इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज बाय। ओके, इंसुलिन हमको पता है टायरोसिन काइनेज पाथवे है, बार बार ये पूछते हैं। 15 है पेशेंट ब्लीडिंग प्रॉब्लम लैब शोइंग पीटी 14 है। का आपका पीटी भी इंक्रीज है, पीटीटी भी। पीटी आपका नॉर्मल है, आप इसको इस तरह से याद रखो। पीटी का है जो रेंज होती है 13 टू 15, 15 याद रख लो, और एपीटीटी उसका डबल कर लो 30। जो एपीटीटी नॉर्मल होता है वो आपका 30 होता है, ठीक है। इधर एपीटीटी जो है वो इंक्रीज दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अच्छा, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट एंड इफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ है, बीटी भी इसका ज़्यादा है। जो विच तो ये आपका इंट्रिंसिक पाथ में, एपीटीटी जो आपका इंक्रीज होता है इंट्रिंसिक में, और पीटी आपका जो है एक्सट्रिंसिक में इंक्रीज होता है। आपको पता है इंट्रिंसिक पाथवे आपका लॉन्ग है, लंबा है, तो एपीटीटी में ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो एपीटीटी उसके लिए हो गया, ठीक है। और पीटी आपका एक्सट्रिंसिक के लिए होता है। पोस्टीरियर इंफीरियर लिमिट ऑफ लंग विच वी कॉल पोस्टीरियर इंफीरियर, ठीक है। पोस्टीरियरली इंफीरियर लिमिट कॉल पोस्टीरियर इंफीरियर लोब, वो आपका T10 है। हाफ लाइफ ऑफ आई स्टेज, इसकी भी वैसे रेंज है 4 टू, आई थिंक 4 भी ऑप्शन आंसर देखा हुआ है। तो जो आपकी IgA की होती है वो 6 डेज, और IgG की आपकी 23 डेज, और IgM की आपकी 5 to 10 डेज। फिर मैंने IgA के ही क्वेश्चन लिखे, तो आप 6 डेज याद कर लो। 18 है अनोन मैम पेशेंट ये ऑफ लास्ट एमआई। रिपीट कर दें। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ IgA जो है आपकी ना, वो उसकी रेंज होती है 4 to 6 डेज, तो आप उसमें 6 डेज आंसर याद रखो। जो IgG है ना, IgG उसकी 3 डेज है, हाफ GM की जो है आपकी 5 to 10 डेज है। क्वेश्चन नंबर 18 है अनोन पेशेंट ऑफ एमआई विद पेरिकार्डियम रेज्ड क्रेटिन एंड यूरिया मोस्ट इज। यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस जो है ना, ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी, जब आपका किडनी फेलियर हो जाता है ना, तो टॉक्सिन्स जो हैं यूरिया वगैरह, ये आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये जाके ना पेरिकार्डियम को इरिटेट करते हैं, तो फिर जो है वो यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस जो है वो कॉम्प्लिकेशन राइज होती है, ठीक है। 19 है lymphocyte normal percentage in the blood T is 80 to 90 and B is 10 to 20, both option are correct। करेक्ट दोनों एक साथ दिए होते हैं, लेकिन इधर उन्होंने जो है ना अलग अलग दिए, तो आपको मैंने उस दिन बताया उसमें सीक्वेंस होता है वो आपका T lymphocyte से। 20 है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट और सेल आर 45 जो है आपके ब्लड सेल्स होते हैं 45%, और 55 आपका प्लाज्मा होता है। इस 45 में से भी 44 तो आपके आरबीसीज होते हैं, और 1% जो आपके प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा आपका ज़्यादा होता है। जो ब्लड सीक्वेंस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अच्छा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ना आई थिंक निमोनिक बीपी जो है उसमें बीपी करके लिखा हुआ है, तो इसका होता है होती है, फिर वहाँ पे जब स्टेसिस, फिर उसमें इन्फेक्शन होती है, और फिर वो जो है वो परफोरेट कर जाती है, ठीक है। तो इसका होता है डैमेज DTBP। डी से आपका जो है डैमेज वेल्व, और टी से थ्रोम्बोसिस, बी से बैक्टीरियमिया होता है, और फिर परफोरेशन होती है। जब भी डैमेज वेल्व होंगे तो ब्लड का बैक फ्लो जो इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल में, तो ज़्यादा रहेगा। जब वहाँ पे स्टेसिस होती है तो वहाँ पे जो है क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और या स्टेसिस होती है तो वहाँ पे इन्फेक्शंस भी होते हैं, इन्फेक्शंस बाद में परफोरेशन भी करवा देते हैं। ये आप पूरा सीक्वेंस याद रखिए, DTBP bacterium and perforation। TSST is produced by 15 to 30% strain of, अच्छा TSST जो है ना कोई टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है, टॉक्सिन है, शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, तो ये आपका स्टेफ ओरियस करवा, ये टेम्पॉन्स वगैरह से होता है, और इसमें जो है ना पूरी पूरी जो है लोअर लिम्ब भी एम्पुटेट करनी पड़ जाती है, ठीक है। 23 है आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, अच्छा मैम ये तो कॉम्प्लीमेंट है बी। C5A, C5 हाँ जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये आपका कीमोटैक्सिस, क्या आपको तीनों याद है? ये माइग्रेशन कीमोटैक्सिस होती है ना न्यूट्रोफिल्स की, तो उसमें क्या सीक्वेंस था अगर आपको याद हो? एफ एलेक्टिक के लिए भी होते हैं, उसमें ये रेज होते हैं C3A C4A C5A, फिर ये आपके न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में भी होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन यही है ना, पूरा जो प्रोसेस होता है इंजरी तक, और फिर उसको सारा इनकल्फ करना, वो सारा कुछ
पैथोलॉजी मेरे ख्याल आज आप लोगों की स्टार्ट होगी होगी AA से। मैम अभी हम कल करेंगे सेल रिपेयर, सिर्फ हाँ जनरल पैथ का सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर होना था। हाँ जी, वो उनका आज इंटरव्यू था, ठीक है, वो आपको जो है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा, वो मैंने देखा था कि जनरल पैथोलॉजी आपके लिए। अच्छा, अब जो है ना आपका मतलब है जो आपकी न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस होती है, ठीक है, इसका सीक्वेंस है इज ग्रेटर देन LTB4 इज ग्रेटर देन IL8, ठीक है। इन सारों के और भी फंक्शन है बिल्कुल है, कीमो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा 24 है to check temperature change with general anesthesia over time, best result is regression analysis। जो आपके regression analysis होता है ना वो स्टडी होती है जिसमें आप फैक्टर होता है और जो है ना बाकी वेरिएबल्स होते हैं, वन और मोर देन वन, जो आपके वो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है टेम्परेचर आपका बाकी सारे जो डिफरेंट जनरल एनेस्थीसियाज हैं वो आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर। 25 है बार बॉडी एसोसिएटेड विद विच सेल टाइप। अच्छा, ये न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होती है आपकी बार बॉडीज। अब बार बॉडीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी AA में, एक नॉर्मल फीमेल में कितनी बार बॉडीज होती हैं? ठीक है, और क्लाइन फिल्टर में? 1 XXY है ना, तो 0 कैसे होंगी? हाँ जी, 1 होता है उसमें भी। यस, ये होता है कि आप देखो X एक तो जो है ना दोनों हर एक में प्रेजेंट होता है ना मोस्टली आपके, तो उसको काउंट नहीं करना, उसके अलावा जितने भी X होंगे ना वो आपकी बार बॉडी होंगे, जैसे X एक तो आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, तो अगला जो एक X आ गया फीमेल में या टर्नर में एब्सेंट या 0, हाँ जी, तो उसको एक काउंट करेंगे। और अगर XXX आ गया जैसे 69 XXX या फिर XXY, वो सारे मोलर्स में या जैसे भी, मतलब कि अगर एक X से ज़्यादा होगा तो 2 होंगे, तो इसी तरह से एक वाला X काउंट नहीं करना, उसके अलावा जितने X होंगे ना वो आपकी, हाँ जी, वो आप बॉडीज में फॉर्मूला X-1, एक X को छोड़ के उसके अलावा जो X है उसको आपने काउंट करना है, ठीक है। बार बार ये भी क्वेश्चन है, तो दूसरा ये आता है कि न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होता है। 85। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑलमोस्ट ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज इन सर्कुलेशन इज थायरोक्सिन। अच्छा, जो आपकी थायरोक्सिन T4 होता है ना, जो रिलीज होते हैं ना आपकी सर्कुलेशन में, वो आपकी T4 ही होती है सबसे ज़्यादा, ब्लड में जाके कन्वर्ट होती है T3 में। अब इसका क्वेश्चन आता है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है, तो फिर आप T3 चूज करोगे, लेकिन रिलीज इन सर्कुलेशन में आपने थायरोक्सिन ही चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेनिसिलिन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज। ये जो भी ड्रग देते हैं उसके नॉर्मली जो है उसका ब्रोंकोस्पेज्म जो है लिखा होता है और फिर वो ड्रग पूछ रहे होते हैं, इधर उन्होंने उसका फीचर लिखा हुआ है तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं होती है, एनाफिलेक्सिस की हाइपरटेंशन भी नहीं होती, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होता, ब्रोंकोस पेनिसिलिन से ब्रोंकोस्पेज्म होता है, और IM एड्रीनलिन देते हैं, और एक कल MCQ में आपने एपिनेफ्रिन भी चूज किया है, ठीक है। IM एड्रीनलिन याद रखिएगा। 28 पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस 6 आवर्स अगो, नाउ प्रेजेंटेड विद नोजी वोमिटिंग एंड डायरिया। अच्छा, इन्होंने 6 आवर्स का टाइम देके ना आपको स्टेफ ओडियस की तरफ लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन आपने ना ये इसमें जो कॉज कॉज याद रखें वो ईटिंग फ्राइड राइस, जो आपके रीहीटेड राइस होते हैं ना उसमें आपका बैसिलस सीरियस ही होता है, ठीक है। वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट का भी सिनेरियो आता है, तो चाइनीज हर खाने में जो है वो फ्राइड एग्स राइस होते हैं वो, तो वो रीहीटेड राइस में जो है ना आपका बैसिलस सीरियस होता है, ठीक है। 29 है, लाइपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू मैसेंजर RNA। और दूसरा क्या इसका दिया होता है मैसेंजर RNA के अलावा, किसके थ्रू एक्ट करते हैं? साइटोप्लाज्मिक RNA। नो, DNA। नो, जीन्स, यस, वेरी गुड। जीन्स जो है ना, जीन्स के जो आपका है सी कैंप, ठीक है, कैंप जो है कैंप वाला वो आपका रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, जो आपके स्टीरॉइड्स है वो आपके मैसेंजर RNA और जीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। IP3 आपका वो फोस्फोलाइपेज C के थ्रू एक्ट करता है। 30 है, वायरस कॉज कैंसर अल्टरेशन जीन्स। अब क्योंकि रफी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, रेडिएशन से उन्होंने प्रोटॉन को जीन्स लिखी हुई है, वायरस के आगे उन्होंने ऑन को जीन्स लिखी हुई है,
लेकिन नहीं, इस तरह नहीं है। वो कहना वायरस कॉज कैंसर बाय ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अगर कहना कैंसर कॉज कैंसर बाय अल्टरेशन, तो फिर वो पहले आपने इधर सीक्वेंस लिखे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज ग्रेटर देन प्रोटोनकोजीन्स। अल्टर तो उन्होंने प्रोटोनकोजीन्स को ही करेंगे, तो वो फिर ऑन्कोजीन्स बनेंगे ना, वो कैंसर होगा। तो आपने जो यहाँ पे वायरस लिखना है, कॉज कैंसर बाय अल्टरेशन, सीक्वेंस लिखे प्रोटीन सिंथेसिस इज ग्रेटर देन प्रोटोनकोजीन्स। अगर सिर्फ आज कैंसर, फिर आपने ऑन्कोजीन्स ही लिखना है। समझ आया? और मैम रेडिएशन वाला भी बता दें। हाँ, उसका प्रोटोऑन्कोजीन्स ही है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। वो आप कोई ना इधर वो सीक्वेंस वगैरह लिख भी दिया करें अगर किसी को मिस हो रहा हो। उसमें तो आपने प्रोटोऑन्कोजीन्स ही उसका आता है। ये ना वायरस का सिर्फ थोड़ा सा, ये डबल ए में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, रफी ने जो है कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों को। डबल ए ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वायरस जो है करते कैंसर है बाय ऑन्कोजीन्स, और अगर ऑल्टरेशन आ जाए, चेंज, तो वो एक नॉर्मल वाले में ही करेंगे ना, जो आप नॉर्मल ग्रोथ होती है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं ना, प्रोटो आपकी नॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, तो वो प्रोटीन ग्रेटर देन प्रोटोन को जीन्स। क्वेश्चन नंबर 31 है मोस्ट रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर, इधर मीजनर्स है और आपको याद रखना है नीचे वाला इज ग्रेटर देन मीजनर। ये भी होते हैं, तो इसलिए आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। पक्सीनियन इज ग्रेटर देन मीजनर, इज ग्रेटर देन क्राउज, कोल्ड वाले जो होते हैं। 32 है नॉर्मल पर्सन एट 104 फीवर रूम टेम्परेचर एंड 10% ह्यूमिडिटी। अब ये देखिए इन्होंने बाकी वो कुछ भी नहीं दिया हुआ, सारा उनका ओटी टेबल या फिर नेकेड पर्सन या टेम्परेचर, ठीक है, बस टेम्परेचर दिया हुआ। लेकिन इन्होंने पूरा वो बड़े वाला सिनेरियो नहीं दिया हुआ जिसमें उन्होंने हमेशा रेडिएशन प्लस कंडक्शन को चूज किया होता है। इन्होंने वो ह्यूमिडिटी मेंशन की होती है, और आप लोगों ने देखा होगा उस बड़े से सिनेरियो में ह्यूमिडिटी हमेशा आपके 80% या कुछ इस तरह से दी होती है, ठीक है। तो इसमें अब नॉर्मल पर्सन एट 104 फीवर और टेम्परेचर 104 है आपका, ह्यूमिडिटी 10% है, तो वो कन्वेक्शन है। और 33 है एट्रोवेंट्रिकल डिसोसिएशन अकरिंग। अच्छा, एट्रोवेंट्रिकल डिसोसिएशन होती है कि दोनों का कोई लिंक नहीं होता, एट्री अपना पंप कर रहा होता है, वो इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है, वेंट्रिकल्स की अपनी हो रही होती है। इसमें जो आपका वेंट्रिकल रेट है ना वो स्लोअर होता है एट्रियल से। और ये आपके सेकंड हार्ट, वो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी सेम ही होती है कि वेंट्रिकल और एट्रिया जो इंडिपेंडेंटली जो है कर रहे होते हैं, और थर्ड में भी। तो यहाँ पे तो वैसे ही सिर्फ थर्ड दिया होता कर लोगे। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक वेव आती है ईसीजी में, उसको क्या कहते हैं? 104 फ़ारेनहाइट है ना, तो ये टेम्परेचर है, मतलब ये 1 फ़ारेनहाइट में तो फीवर है ये। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी वेव्स आती हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में? then wave, कंट्रैक्शन की वेव आती है। नो, यू वेव। उनका नाम पूछती हूँ मैं, वो आप ठीक कह रहे हो। यस, कैनन ए वेव्स जो होती है ना आपकी, वो आती हैं। अच्छा, 34 है पेशेंट हैज लाइपोमा ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड 5 सेंटीमीटर रिलेशन टू स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट विच स्ट्रक्चर लाइगेटेड लीडिंग टू प्रोफ्यूज। अच्छा, ये हमेशा सेम सिनेरियो होता है, और सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन वहाँ पड़ी होती है, इसको आप ठीक है। सबसे पहले स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, फिर आपका जो जॉइंट है स्टेनोक्लेविकुलर जो है, और फिर तीसरा ऐसे आपका सेकंड पार्ट, और फोर्थ ऐसे आपका सबक्लेवियन, टेट्रा एस, ठीक है। सेम एमसीक्यू आता है, सेम आपको इजी रट इसका बार बार रहेगा अगर आप पास पेपर्स करोगे। तो आपका जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, और जो आपका 5 सेंटीमीटर रिलेशन टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। मसल का एस हो गया, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का एस हो गया, पार्ट का एस हो गया, और सबक्लेवियन का हो गया, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, ठीक है, टेट्रा एस। क्वेश्चन नंबर 35 है डक्टस डेफरेंस डिफर्स फ्रॉम अदर्स हैविंग 3 मस्कुलर लेयर्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ना, मस्कुलर एक लेयर होती है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, और मिडल जो इसकी मस्कुलर होती है, तो इसकी म्यूकोजल लेयर होती है, ठीक है, इंटरनल म्यूकोजल लेयर। और जो इसकी मस्कुलर लेयर है वो बहुत थिक होती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके ह्यूजर्स मेम्ब्रेन हाइपोब्लास्ट एक बाउंड्री ऑफ। अच्छा, जो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन है इसको स्लोमिक कैविटी, एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन वो बनाती जो कैविटी है उसको एक्सोस्लोमिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। आपकी हाइपोब्लास्ट दिख रहे हैं आपको, और यही आपके जो ना लाइन किए हुए हैं एक्सोस्लोमिक कैविटी को,
ठीक है, तो आपके हाइपोब्लास्ट ही बनाते हैं आपकी एक्सोस्लोमिक कैविटी। और ये सेम ही नाम है, जो आपका एक्सोस्लोमिक मेम्ब्रेन है उसी को कहते हैं ये ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसलिए कैविटी भी वही होगी, एक्सोस्लोमिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप अडेप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कोल्ड में ये हमेशा हाई एल्टीट्यूड का आता है। कोल्ड में तो उसकी बॉडी जो है वो हीट जनरेशन करेगी, तो उसका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। तो अगर वो बहुत गर्मी में है तो उसको जो है कूलिंग इफेक्ट के लिए कौन सा use होता है हाइपोथैलेमस का? पोस्टीरियर एंटीरियर। एंटीरियर। ठीक है, अब मैं आप लोग से ना एक बच्चे को पूरे सारे न्यूक्लियस बताएगा वो, डॉक्टर तहरीम रफीक। आपने जो है ना, हाँ जी, आपने हाइपोथैलेमस के ना सारे न्यूक्लियस और उनका जो भी फंक्शन होता है वो ग्रुप में पिक्चर और वॉइस नोट के साथ आप भेजना, सबका रिवाइज हो जाएगा, एक दफ़ा क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू आता है वैसे एंटीरियर पोस्टीरियर का ही है, लेकिन इसमें से भी काफ़ी आते हैं। इस दफ़ा वो आया हुआ था फेस थैलेमस का भी आया हुआ था, और वो इनका स्टाइटी सेंटर वाले वो भी आए होते हैं। ठीक है डॉक्टर तहरीम, ओके ओके कर दें आप। मैडम मैडम एंटीरियर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोलेटरल, यस, और देयर वाज वन मोर, वो भी 5 न्यूक्लियस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। हाँ जी, वेंट्रोमीडियल जो थैलेमस है के ना, अगर बाद। उसमें लीजन आएगा तो बंदा ओबीस हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, और अगर वेंट्रोलेटरल में लीजन आएगा तो बंदा एनोरेक्सिक हो जाएगा, लीन हो जाएगा। आपने उल्टा नहीं बोला, लेटरल लीन करता है और एम से मैसिव, हाँ आपको मीडियल जो वो मैसिव करता है। ठीक है, आपने थोड़ा सा उल्टा बोला, ये आपको रिवाइज कराएंगे, मैम ये यही आपको। बोला था, यही बोला, लेटरल से लीन। हाँ, लेकिन आपने पहले एम। नहीं मैम, मैंने मीडियल से ही ठीक मैसिव है ही बोला ठीक है, था। ओके ओके, ठीक है, ओके नहीं को दे दें ये असाइनमेंट। तो आप भी जो है ना, ठीक है डॉक्टर बिनिश, आप प्लीज पिक्चर के साथ ना एक दफ़ा रिवाइज करवा दीजिएगा ग्रुप में अनाउंसमेंट। ठीक है। अच्छा, 38 है, after damage to lateral thoracic wall, elevation of floor angle of scapula, patient and cannot reach forward as previously nerve damaged, long thoracic nerve। अच्छा, ये आपका ना serratus इंटीरियर, आपको पता है कि पूरा वो मसल आपके आर्म्स के नीचे जो है एक तरफ स्कैपुला पे अटैच होता है। अगर पिछले वो जो है ना स्कैपुला को फॉरवर्ड अराउंड द थोरेक्स मूव करता है, फॉरवर्ड और अराउंड द थोरेक्स आपका स्कैपुला मूव कर रहा होता है। ठीक है, इंटीरियर का काम होता है कि फिर आपका जो है ना ये फॉरवर्ड मूवमेंट होती है इसकी, क्या है, ठीक है। और ये डैमेज हो जाता है तो स्कैपुला आपका बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हो जाता है पीछे की तरफ, उसको आगे की तरफ खींचने के लिए स्टेटस इंटीरियर नहीं होता। ठीक है, तो फिर वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपकी जो आती है। तो इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है लोअर बॉर्डर, ठीक है, अपर पे नहीं, लोअर पे ही आपका स्टेटस इंटीरियर के अटैच होता है। लेटरल थोरेसिक बॉल एलिवेशन ऑफ लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला, तो ये आपका स्टेटस इंटीरियर होता है, उसके नाम होते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। 39 है, पेनक्रेटिक इंजरी स्क्रीशन गोस टू इनटू लेसर सैक, की जब ड्यूडेनल उसकी रप्चर की हमने देखी थी तो उसमें हमने पेनक्रेटिक भी साथ ही की थी, जो पेनक्रेटिक स्क्रीशन है वो आपके लेसर में जाती हैं। क्वेश्चन 40 है, 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद बोन पेन, पैरेस्थीसिया इन द लोअर लिम्स, ओके। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वो डन एंड इट शॉट सीरम कैल्शियम लेवल 2.6, वैसे ये नॉर्मल है लेकिन ये आपका अपर लिमिट पे, इसको डिजीजिंग पैटर्न कहते हैं ना, अपर लिमिट पे है। अच्छा, उसके बाद आप, अच्छा मैंने अनाउंसमेंट वाले में भेज दी कोई फिर। अच्छा, उसके बाद आपका जो है फॉस्फेट वो 0.9 है, वो आपका लोअर लिमिट पे है, वो डिक्रीजिंग की तरफ है, आपका लोअर लिमिट पे है। और जो आपका पीटीएच है वो स्लाइटली रेज है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना आपका पैराथायरॉयड का नॉर्मल फंक्शन होता है, कैल्शियम इंक्रीज और PO4 जो आपका डिक्रीज, तो ये आपका जो है ना प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें जो है ना आपका नॉर्मली किडनी फेलियर या फेलियर होता है, उसमें वो कैल्शियम को ना स्टोर नहीं, वो अब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, मतलब उसको अब्जॉर्प्शन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो एक्सक्रीट होता रहता है आपके यूरिन में, तो बॉडी में हमेशा कैल्शियम कम हो जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए आपका पैराथायरॉयड ओवर फंक्शन करता रहेगा, पैराथायरॉयड इंक्रीज रहेगा, कैल्शियम फिर भी डिक्रीज रहेगा, और जो आपका PO4 है वो इंक्रीज रहेगा, उसको भी एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्टिब्रल बॉडी सिंथेसिस एवरेज ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज। अच्छा, जो आपके ये आपको पता है जो आपकी ये बोन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइप 1 कोलेजन आपका, अच्छा इस तरह कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें टाइप 1 कोलेजन होता है जो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइब्रो कार्टिलेज को, तो आपका ये वर्टिब्रल सिंथेसिस में प्रेजेंट होता है। जो आपका हाइलिन और इलास्टिक, इसमें आपके टाइप 2 कोलेजन्स होते हैं। अच्छा, ये भी एक टेबल है और ये भी एक टेबल जो आप लोगों को डिवाइस करना पड़ेगा, और ये वाला टेबल कौन करेगा? डॉक्टर आमिर खान। आप कर लेंगे ये वाला टेबल, ये और आपने एक्सप्लेन करना है थोड़ा, ये भी हमेशा जो है ना स्किप हो जाता है बच्चों से। कहाँ है इसका टेबल? इसका टेबल आपका है हिस्टोलॉजी में है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में है। अच्छा, एमएस के अच्छा, मुझे लगता है उसमें है, हिस्टो में ही है, पर देख लेंगे, उनको रफ़ी पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ जी, रफ़ी का ही है, तो वो ढूंढ लेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स। अच्छा, जो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके डिक्रीज ऑक्सीजन को सेंसिटिव होते हैं, वो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को सेंस, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर वो डिक्रीज PO2 को जो है सेंस कर लेता है। 43 है, पेन एंड टेम्परेचर एंड क्रूड टच कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर वैसे पेन नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी सही नहीं है, तो आपका क्रूड टच, अच्छा पेन टेम्पर, अच्छा हाँ सॉरी, उन्होंने दोनों दिए हैं और ऑप्शन में भी एंटीरियर लेटरल लिखा है, मुझे लगा इंटीरियर है। पेन टेम्परेचर क्रूड टच जो है आपका एंटीरियर लेटरल में, एंटीरियर के अलग से आपको पता है क्रूड का जो है आपका पेन एंड टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो दोनों के सिम्टम्स दिए हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। 44 है, पेशेंट अंडरगोज डेंटल प्रोसीजर sensation in affected area following administration of local anesthesia. Which type of fibers get anesthetized first of all? C fibers. इसका सीक्वेंस जो है ना डब्ल्यू में गलत लिखा हुआ है, तो आपने सी फाइबर्स चूज करना है, बीटा फाइबर ए बीटा को चूज नहीं करना, तो लोकल एनेस्थीसिया आपने सी फाइबर्स को चूज करना है, ठीक है। ये पहले वाला सीक्वेंस था जिसमें बीटा को उन्होंने चूज किया था, अब सी फाइबर ने चूज करना है लोकल एनेस्थीसिया के लिए, सी फाइबर्स। 45 है, dilatation of which of the following structure cause dysphagia by compressing on the esophagus। अच्छा, डिस्फेजिया, इधर डिस्फेजिया की उन्होंने कॉज पूछी हुई है, कंप्रेशन की वजह से डिस्फेजिया, तो आपको बताओ टैगनेट सिंड्रोम, लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, 46 है, प्योर फ्रेनिक इन्वेस्टिगेशन टू विच पार्ट ऑफ प्लूरा, मीडियस्टाइनल प्लूरा में सिर्फ आपकी जो है ना फ्रेनिक होती है, उस प्लूरा होता है उसमें इंटरकोस्टल नर्व्स होती है, मीडियस्टाइनल को फ्रेनिक कर रही होती है, और जो अभी इधर फ्रेनिक होती है, और लेकिन डायफ्रैग्मेटिक को टू पार्ट, डोम जो है वो होती है, और जो पेरिफेरल है वो आपकी लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व से होते हैं। जो डायफ्रैग्मेटिक है डोम का, इसका MCQ आता है जब आपकी फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसका भी सीक्वेंस है, पहले कौन सा होता है आपका, ठीक है, कौन सा फंक्शन लॉस होता है, उसका सीक्वेंस भी हम करेंगे आगे के। तो जो उसका पेरिफेरल है उसको लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स। 47 है, पेशेंट्स प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन, स्टोन एंड PUG, पेन राइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट, ये L2 भी आता है, और ये पूरा इसका T12 टू, अच्छा T12 टू L2। 48 है, पेन ऑफ इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ विच नर्व इन इंग्वानल कनाल। अच्छा, जो आपके इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है उसमें आपको पता है कि आपकी स्पर्मेटिकोड आती है, जो उसके बाहर एक नर्व जा रही होती है आपकी, वो इलियो इंग्वानल ही होती है, वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसके फिर जो है आपको पेन होती है उसकी इलियो इंग्वानल में, इलियो इंग्वानल की वजह से। 49 है, यंग मेल हैड RTA विच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर, ही डाइड 5 days। फ्रैक्चर के बाद जो आपको एटिमोलिज्म नहीं होता है यहाँ, सेरेब्रल पेटिकिया भी जो है ना आपके फैटमोलिज्म में शो होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, लेबर में भी है तो आपको इम्यूनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है। इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ एयर एम्बोलिज्म, हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवी, प्रेग्नेंट लेडी है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, डाइड ऑन द वे है, तो भी आपका इम्यूनोटिक फ्लूइड होगा, और अगर 24 आवर के बाद हो तो फिर हम जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म चूज कर सकते हैं। तो 5 days है फैट एम्बोलिज्म, 3 to 5 days फैट एम्बोलिज्म। 51 है, मसल इन द ग्रेटर शियाटिक फोरमन पेरिफॉर्मस। अच्छा, जो आपका ग्रेटर शियाटिक फोरमन है उसमें से सिर्फ एक ही मसल जा रहा होता है, वो आपका पेरिफॉर्मस होता है, ठीक है, बाकी आपकी सारी नर्व जा रही होती है, शियाटिक इंफीरियर ग्लूटियल वगैरह। 52 है, पेशेंट हाइट, अच्छा मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है मुनीब, यहाँ पे ना कट कर